Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, गवर्नमेंट कॉलेज बैरोड। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम बीए पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को देख रहे हैं और इसी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक होगा अरिस्टोटल व्यूज ऑन रेवोल्यूशन। क्रांति के ऊपर अरिस्टोटल के विचारों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले द मीनिंग एंड नेचर ऑफ रेवोल्यूशन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्राचीन यूनानी नगर राज्यों के राजनीतिक जीवन की एक प्रमुख विशेषता उनकी शासन प्रणालियों की अस्थिरता थी। अरस्तु शासन अथवा संविधान में किसी भी प्रकार के सामान्य अथवा आधारभूत परिवर्तन को ही क्रांति कहता है। अरस्तु के अनुसार संविधान में परिवर्तन का नाम ही क्रांति है। वस्तुतः अरस्तु ने क्रांति के अर्थ एवं स्वरूप के बारे में तत्कालीन यूनानी दृष्टिकोण को ही अपनाया है। यही कारण है कि अरस्तु ने क्रांति को उस अर्थ में ग्रहण नहीं किया जिस अर्थ में कि हम आज उसे स्वीकारते हैं। आधुनिक काल में क्रांति का अर्थ सशस्त्र एवं मूल्यांकन राजद्रोह से होता है, जैसा कि फ्रांस अथवा रूस की राजक्रांति थी, किंतु वह संविधान अथवा शासन में होने वाले सामान्य परिवर्तन को भी क्रांति मानता है। प्लेटो की तरह ही अरस्तु भी क्रांतियों से उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता को राज्य की एकता व समृद्धि के लिए खतरनाक मानता था, किंतु जहाँ प्लेटो ने क्रांतियों से संबंधित समस्या पर आदर्शवादी ढंग से विचार किया है, वहीं अरस्तु ने यथार्थवादी ढंग से विचार किया है। तत्पश्चात हम देखेंगे कि व्हाट इज द एम ऑफ रेवोल्यूशन। अरस्तु ने क्रांतियों के क्या उद्देश्य बताया है, क्या क्रांतियों के क्या एम्स थे। इसके अंतर्गत उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि प्राचीन संविधान को समाप्त करके किसी अन्य संविधान की स्थापना, जैसे कुलीन तंत्र को हटाकर संवैधानिक तंत्र की स्थापना करना, इसी तरह प्राचीन संविधान को बने रहना देना किंतु शासक वर्ग के व्यक्तियों को बदल देना, जैसे राजतंत्र तो बना रहे किंतु पुराने राजा को पद से हटा के उसके स्थान पर नए राजा की नियुक्ति करना। तो इस तरह से अरिस्टोटल ने क्रांतियों के उद्देश्यों को बताया है। तत्पश्चात हम देखेंगे काइंड्स ऑफ रेवोल्यूशन। क्रांतियाँ कितने प्रकार की होती है। अरस्तु के अपने समय में क्रांतियों के कुछ प्रकार बताए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टोटल रेवोल्यूशन और पार्शियल रेवोल्यूशन। पूर्ण क्रांति अथवा आंशिक क्रांति। जब संपूर्ण संविधान को रद्द करके नया संविधान लागू किया जाए तो उसे हम टोटल रेवोल्यूशन कहते हैं, और प्रचलित संविधान में जब सीमित परिवर्तन किया जाए तो उसे हम आंशिक क्रांति कहते हैं। सेकेंडली ब्लडी रेवोल्यूशन और पीसफुल रेवोल्यूशन। जब संविधान में परिवर्तन के लिए सशस्त्र विद्रोह या रक्तपात किए जाए तब इसे रक्तपूर्ण क्रांति कहा जाता है अथवा यह रक्तहीन क्रांति होती है। थर्डली पर्सनल रेवोल्यूशन और इम्पर्सनल रेवोल्यूशन। जब किसी व्यक्ति विशेष को उसके पद से हटा दिया जाए तो ऐसे परिवर्तन को व्यक्तिगत क्रांति कहते हैं, और जब किसी व्यक्ति को पद से हटाए बिना संविधान में परिवर्तन हो तो उसे अव्यक्तिगत इम्पर्सनल रेवोल्यूशन कहते हैं। फोर्थली रेवोल्यूशन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर क्लास। जब किसी वर्ग विशेष का विरोध करने के लिए संविधान में परिवर्तन किया जाता है तब क्रांति का यह रूप कहलाता है, जैसे धनिक वर्ग के विरुद्ध क्रांति करके निर्धन वर्ग प्रजातंत्र के शासन की स्थापना करना। फिफ्थली डेमागोगिक रेवोल्यूशन। जब उत्तेजनात्मक भाषण देने की कला में विशेषज्ञ भाषणकर्ता जनता की भावनाओं को भड़काकर संविधान में परिवर्तन करा दे तो इसे जनोत्तेजनात्मक क्रांति
कहते हैं। इस तरह से हमने देखा कि अरिस्टोटल ने देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ रेवोल्यूशन। उसके पश्चात हम देखेंगे कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सभी संविधानों में क्रांतियों के कारण। अरस्तु के अनुसार क्रांति के कुछ ऐसे कारण हैं जो सभी प्रकार के संविधानों में दिखाई देते हैं। वह इन समस्त कारणों को दो वर्गों में विभाजित करता है, सामान्य कारण और विशिष्ट कारण। जनरल कॉज ऑफ रेवोल्यूशन के अंतर्गत अरस्तु दो सामान्य कारण होते हैं, समानता की आशंका तथा अन्याय का विरोध। अरस्तु के विवरण से ज्ञात होता है कि दोनों कारण एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। इसके अंतर्गत समानता की आकांक्षा मूलतः असमानता का विरोध करती है। अरस्तु के अनुसार असमानता ही क्रांति का मूल कारण है। असमानता के स्थान पर समानता की स्थापना क्रांति का मूल उद्देश्य माना जा सकता है, किंतु स्वयं समानता के बारे में दो परस्पर विरोधी विचार पाए जाते हैं, एब्सोल्यूट इक्वलिटी एंड प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी। जब सामान्य नागरिक निरपेक्ष समानता में विश्वास करता है तो उसका मत होता है कि सभी नागरिक समान हैं, अतः उनके बीच संपत्ति, अधिकार, सुविधाएं, पदों आदि का भी समान वितरण होना चाहिए। जब सामान्य नागरिक वह देखता है कि उसे अन्यों के समान उपरोक्त लाभ नहीं मिल रहे हैं तो वह इसे समानता का उल्लंघन तथा असमानता की स्थापना मानता है तथा इसे अपने प्रति अन्याय भी मानता है, और तब वह क्रांति के विचारों से प्रभावित होता है। या ये उल्लेखनीय है कि न्याय के बारे में नागरिकों के विभिन्न वर्गों में जो मतभेद पाए जाते हैं उनका आधार उनकी समानता संबंधी अवधारणा में निहित है। इसी तरह पर्टिकुलर कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन, अरस्तु ने क्रांति के कुछ विशिष्ट कारणों को भी इसके अंतर्गत रखा है। फर्स्टली लव ऑफ गेन एंड ऑनर, लाभ और सम्मान की लालसा के कारण भी व्यक्ति क्रांति करता है। इसी तरह से अरिस्टोटल ने इसके अंतर्गत भय को, भयभीत नागरिक भी क्रांति करने के लिए विवश होते हैं। जब किन्हीं प्रमुख व प्रभावशाली नागरिकों को यह भय होता है कि निकट भविष्य में उनके साथ गंभीर अन्याय होने वाला है अथवा उनके द्वारा किए गए अपराध के आधार पर उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा, तो वे अपनी रक्षा के लिए क्रांति का षड्यंत्र करते हैं। इसी तरह से घृणा भी क्रांति को जन्म देती है। उदाहरण के लिए धनिक तंत्र में शासकों द्वारा निर्धन वर्ग के प्रति जो दुर्व्यवहार होता है और निर्धन वर्ग धनिकों से घृणा करता है, तो इससे भी क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार होती है। इसी तरह से इम्बैलेंस ग्रोथ ऑफ सम पार्ट ऑफ द स्टेट, जब राज्य के किसी एक अंग की अनुचित वृद्धि हो जाती है और अंगों के बीच में संतुलन समाप्त हो जाता है तो क्रांति होती है। इसी तरह से केयरलेस इन रेंटिंग हाई पब्लिक ऑफिसर्स टू सिटीजन्स, जब राज्य के उच्च एवं महत्वपूर्ण पदों पर नागरिकों की नियुक्ति में लापरवाही बरती जाती है तो इन पदों पर ऐसे नागरिकों को नियुक्त किया जाता है जिनकी उस शासन प्रणाली में कोई वास्तविक आस्था तो नहीं होती, अभी उनसे बैर हो जाता है। वस्तु से ऐसे नागरिक जब उचित समय पाते हैं तो क्रांति करके उस शासन प्रणाली को बदल देते हैं। इसी तरह से फ्री इमिग्रेशन ऑफ फॉरेनर्स, जब किसी राज्य में विदेशियों के आने एवं बसने पर कोई नियंत्रण नहीं होता तो उस राज्य में क्रांतियाँ होने लग जाती हैं। इसी तरह से राइवलरीज अमंग डिफरेंट रेसेस, जब किसी राज्य के नागरिक विभिन्न नस्लों के होते हैं तो उनमें पूर्ण एकता नहीं पाई जाती, अपितु उनके बीच परस्पर द्वेष व प्रतिद्वंद्विता जन्म लेती है और ये भी क्रांति के कारण है। इसी तरह इलेक्शन इंट्रिगर, जब किसी प्रचलित निर्वाचन पद्धति में ऐसा परिवर्तन किया जाता है जो किसी पक्ष को अपने हितों पर कुठाराघात प्रतीत होता है तो वह पथ क्रांति का रास्ता अपनाता है। इसी तरह से फैमिली स्वार्थ, ये सब छोटे छोटे कारण हैं जो कि क्रांतियों को जन्म देते हैं। प्रणय संबंध है, पारिवारिक स्वार्थ है,
neglect of small changes है. These are so many causes related to this revolution. तत्पश्चात हम देखेंगे causes of revolution in particular constitution. अरस्तु के अनुसार प्रत्येक शासन प्रणाली में ऐसे दोष मौजूद हो रहते हैं जिनके कारण उस शासन प्रणाली के विरुद्ध क्रांति होती है. सबसे पहले हम देखेंगे रेवोल्यूशन इन टायरनी, निरंकुश तंत्र में क्रांति. निरंकुश तंत्र के विरुद्ध क्रांति का सबसे प्रमुख कारण शासक द्वारा प्रजातंत्र के प्रति कठोर दुर्व्यवहार होता है. जब शासक अपने प्रमुख सहायकों के प्रति भी कठोर तथा अपमानजनक व्यवहार करता है तो वे शासक के प्रति षड्यंत्र करके क्रांति कर देते हैं. सेकेंडरी रेवोल्यूशन इन अरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र में क्रांति का प्रमुख कारण शासक वर्ग की संख्या अति सीमित होना है और राज्य का सम्मान भी बहुत कम व्यक्तियों को प्राप्त होता है. इससे धनिक लोगों में ही द्वेष फैलता है और वे क्रांति करके कुलीन तंत्र को धनिक तंत्र में बदल देते हैं. थर्डली रेवोल्यूशन इन ओलिगार्की, धनिक तंत्र में जब धनिक वर्ग सामान्य जनता के प्रति अपमानजनक व्यवहार करता है तो अक्सर सामान्य जनता क्रांति करने पर उतर आती है. फोर्थली रेवोल्यूशन इन पॉलिटी, संवैधानिक तंत्र मूलतः मध्यम वर्ग का शासन है किंतु निर्धन वर्ग के अधिकांश नागरिक इससे असंतुष्ट रहते हैं. निर्धन वर्ग के ये नागरिक स्वयं को शासन के समान मानते हैं और शासन में समान भागीदारी चाहते हैं, अतः वे असंतुष्ट नागरिक क्रांति करते हैं. फिफ्थली रेवोल्यूशन इन डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र मूलतः निर्धन वर्ग का शासन है जो शिक्षा, संपत्ति तथा संस्कृति की दृष्टि से हीन वर्ग होता है. इस वर्ग में धनिक वर्ग के प्रति विशेष द्वेष की भावना होती है और जब इस वर्ग का शासन स्थापित होता है तो वे धनिक व कुलीन वर्ग का अपमान करते हैं, धनिकों पर विशेष कर लगाते हैं और उनकी संपत्ति पर नियंत्रण रखते हैं. इसी तरह से रेवोल्यूशन इन मोनार्की, यद्यपि राजतंत्र गुण संपन्न एक व्यक्ति का शासन है जो सामान्य हित में शासन करता है किंतु धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनती है कि क्रांति द्वारा यह निरंकुश तंत्र में बदल जाता है. तो इस तरह से हम देखेंगे देयर आर सो मेनी कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन इन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन. तत्पश्चात हम देखेंगे रेमेडीज ऑफ रेवोल्यूशन. अरिस्टोटल ने क्रांतियों के कारणों का विश्लेषण करने के साथ ही उन्हें रोकने के उपाय पर भी विस्तार से विचार किया है. इस संबंध में डैनिंग ने कहा है कि अरस्तु क्रांतियों को उत्पन्न करने वाले कारणों की विस्तृत सूची देने के बाद उतने ही प्रभावशाली ढंग से उन्हें रोकने के उपायों की सूची भी प्रस्तुत करता है. अतः अरस्तु ने क्रांतियों के प्रतिकार संबंधी विवरण को दो भागों में बांटा है. एक क्रांतियों के सामान्य साधन प्रतिकार के और दूसरा प्रतिकार के विशिष्ट साधन. जनरल मेजर टू अवॉइड रेवोल्यूशन, सबसे पहले सामान्य कारणों के अंतर्गत अरिस्टोटल ने बताया है कि टू एस्टेब्लिश कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द रूलर एंड द सब्जेक्ट, अर्थात शासक व शासित में सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करना. अरस्तु का मानना है कि क्रांतियों का एक प्रमुख कारण जनता का यह विश्वास होता है कि शासक सामान्य हित का शत्रु है और उसके रहते शासितों के हितों की रक्षा संभव नहीं है. अतः क्रांति को रोकने का एक उचित व प्रमुख उपाय यही होगा कि शासन ऐसे जनहितकारी कार्य करे जो जनता में उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले हो. इसके लिए जरूरी नहीं है कि शासक सामान्य जनता को सत्ता में हिस्सेदार बनाए किंतु उन्हें योग्य, प्रभावशाली व महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उचित सम्मान व पद अवश्य दिलाने चाहिए. सेकेंडली डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन. अरस्तु के अनुसार जब शासन की संपूर्ण शक्ति किसी एक व्यक्ति अथवा वर्ग के हाथ में केंद्रित हो जाती है तो क्रांति की संभावनाएं ही जन्म लेती है. अतः क्रांति से बचने के लिए जरूरी है कि शासन की शक्ति विभिन्न व्यक्तियों और वर्गों में विभाजित की जाए. इस दृष्टि से अरस्तु का सुझाव है कि राज्य के पदों को कुछ परिवारों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, उन्हें अधिकारियों का कार्यकाल भी अत्यधिक लंबा नहीं होना चाहिए और राज्य के पदों में विभिन्न परिवारों एवं वर्ग के व्यक्तियों को बारी बारी से उनमें वितरित करना चाहिए. थर्डली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और हेल्दी मिडिल क्लास.
धन का समान वितरण या सुदृढ़ मध्यम वर्ग। जब राज्य में विस्तृत स्थायी मध्यम वर्ग का अभाव होता है तो राज्य में तीव्र आर्थिक असमानता दिख पड़ती है। अतः राज्य संपन्न एवं निर्धन वर्गों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार की असमानता क्रांतियों को जन्म देती है। अतः क्रांति से बचने के लिए ऐसी आर्थिक नीतियों का पालन किया जाना चाहिए जो एक और तीव्र आर्थिक असमानता को सीमित करे और दूसरी ओर एक विस्तृत व सुदृढ़ मध्यम वर्ग की स्थापना करने में सहायक हो। फोर्थली, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। अरस्तु के अनुसार प्रत्येक क्रांति के पीछे मौजूदा कानूनों के उल्लंघन का भाव रहता है। अतः क्रांतियों को रोकने का एक प्रमुख साधन यह है कि नागरिकों में कानून की सर्वोच्चता का भाव पैदा किया जाए और शासक को चाहिए कि वे नागरिकों में कानून के प्रति अनादर तथा अवज्ञा का भाव उत्पन्न नहीं होने दे। इसी तरह से सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का महत्व। क्रांतियों को रोकने का एक साधन के रूप में अरस्तु ने शिक्षा को विशेष महत्व दिया है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का अर्थ नागरिकों को संविधान के अनुसार जीवन पद्धति में शिक्षित करना। वस्तुतः शिक्षा के द्वारा नागरिकों में अपने संविधान के प्रति आदर का भाव उत्पन्न किया जा सकता है। उन्हें कानून के पालन तथा कर्तव्यों की पूर्ति के लिए प्रेरित किया जा सकता है। 6. ऑडिटिंग, धन के आय और व्यय की परीक्षा। राज्य में आर्थिक प्रशासन का संचालन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि अधिकारी वर्ग राज्य में धन के दुरुपयोग नहीं कर सके, और जब अधिकारी आर्थिक दृष्टि से भ्रष्ट होते हैं और सार्वजनिक धन की लूट करते हैं तो जनता अत्यधिक असंतुष्ट हो जाती है और क्रांति की संभावनाएं बन जाती है। अतः अरस्तु का मत है कि क्रांति के उपरोक्त संकट को टालने के लिए जरूरी है कि शासक एवं अधिकारी वर्ग का आचरण आर्थिक दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। इसी तरह से नो अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरेनर्स ऑन की पोस्ट। राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर विदेशी नागरिकों की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए क्योंकि उनकी निष्ठा संदिग्ध होती है। इससे अपने राज्य के नागरिकों में भी असंतोष फैलता है क्योंकि इन पदों पर वे ही स्वयं को आसीन देखना चाहते हैं। इस तरह से हमने देखा कि अरस्तु ने जहाँ क्रांतियों के कारणों को बताया वहीं उनके उपाय भी उन्होंने अपने उसके अंतर्गत बताए हैं। तत्पश्चात पर्टिकुलर मेजर टू अवॉइड रेवोल्यूशन। अरस्तु के अनुसार विभिन्न संविधानों में क्रांतियों को रोकने के कुछ विभिन्न कारण हैं जिसको विशिष्ट संविधान के संदर्भ में क्रांतियों को रोकने में सहायक होते हैं। सबसे फर्स्टली पॉलिटी, संवैधानिक तंत्र। यह मध्यम वर्गीय शासन प्रणाली है जो धनिक वर्ग तथा निर्धन वर्ग के हितों के बीच संतुलन स्थापित करती है और इस संतुलन को बनाए रखने पर ही क्रांति से बचा जा सकता है। अतः जब संवैधानिक तंत्र में धनिक तंत्र प्रभावशाली होने लगे तो निर्धनों को प्रमुख पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए और जब निर्धन वर्ग प्रभावशाली होने लगे तो धनिकों को प्रमुख पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इसी तरह से अरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र। इसमें क्रांति से बचने के लिए जरूरी है कि शासक वर्ग परस्पर समानता का व्यवहार करे ताकि उसमें गुटबाजी विकसित नहीं हो। इसके अलावा निर्धन वर्ग के प्रति उदार व्यवहार किया जाना चाहिए ताकि उनमें शासक वर्ग के प्रति तीव्र असंतोष जन्म न ले सके। थर्डली ओलिगार्की, यह धनिकों का शासन है और उनके प्रति निर्धन वर्ग में तीव्र वर्गीय ईर्ष्या एवं विरोध पाया जाता है। अतः ऐसे सभी कार्य किए जाने चाहिए जो निर्धन वर्ग के असंतोष को कम करने वाले हो। फोर्थली डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंतर्गत धनिक तंत्र से ठीक विपरीत प्रकृति का शासन प्रजातंत्र है। इसमें क्रांति को रोकने के लिए धनिक वर्ग से विपरीत साधन अपनाने की जरूरत होती है। प्रजातंत्र मूलतः निर्धन वर्ग का शासन है और इसमें धनिक व्यक्ति सदैव असुरक्षा की भावना से पीड़ित रहते हैं। अतः प्रजातंत्र में धनिकों पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं
और धनिक वर्ग भी निर्धन वर्ग की प्रधानता वाले प्रजातंत्र के विरोध की आकांक्षा रखता है। अतः अरस्तु का मानना है कि प्रजातंत्र में क्रांति से बचने के लिए जरूरी है कि धनिक वर्ग के प्रति उदार व्यवहार किया जाए, उनके मान सम्मान की रक्षा की जाए ताकि वे असुरक्षित अनुभव ना कर पाए। तत्पश्चात टायरनी, निरंकुश तंत्र। अन्य शासनों की तुलना में निरंकुश तंत्र में क्रांति की संभावनाएं सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसमें शासक अपनी नीतियों से धनिक वर्ग के साथ ही निर्धन वर्ग को भी पीड़ित करता है और सभी असंतुष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा यदि निरंकुश तंत्र वाले राज्य का पड़ोसी राज्य शक्तिशाली होता है और वहाँ अन्य किसी प्रकार की शासन प्रणाली होती है, तो वह राज्य भी निरंकुश तंत्र के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले क्रांतिकारियों को जन्म देता है। इस संबंध में अरस्तु ने कुछ उपायों की चर्चा की है। इसके अंतर्गत उन्होंने प्रथम उपाय के अनुसार शासक को जनता में मौजूद प्रभावशाली या महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को कारागार में डाल देना चाहिए अथवा उनका अंत करा देना चाहिए और जनता के विभिन्न वर्गों अर्थात एक ही वर्ग के व्यक्तियों में मतभेद उत्पन्न करने चाहिए। जनता के आचरण के बारे में जासूसों की मदद लेनी चाहिए। ऐसे कोई बौद्धिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन नहीं होने दिए जाने चाहिए जहाँ लोग एक साथ बैठकर वैचारिक एकता प्राप्त करते हो तथा आम जनता में निर्धनता में वृद्धि करनी चाहिए। इन सब उपायों के आधार पर हम क्रांति को रोकने की बात अरिस्टोटल ने अपने उसमें बताई है। इसी तरह मोनार्की के अंतर्गत भी इन्हीं आशय को लिया है। इस तरह से हम देखेंगे कि अरस्तु ने राजतंत्र में राजा को यथासंभव कानून के अनुसार शासन करना चाहिए और विशेषाधिकारों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। प्रजा के समस्त वर्गों के प्रति उसे उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और एक संतुलित नीति अपनाई जानी चाहिए। उपरोक्त कारणों से ये स्पष्ट होता है कि वस्तुतः अरस्तु ने क्रांतियों के कारणों के साथ ही उनके प्रतिकार के उपायों पर जिस गंभीरता, सूक्ष्मता एवं दूरदर्शिता के साथ जो विचार प्रकट किए हैं, वह उसे एक व्यावहारिक एवं यथार्थवादी विचारक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इस प्रसंग में अरस्तु की इस आधार पर आलोचना भी की जा सकती है कि उसने निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र एवं प्रजातंत्र जैसे विकृत एवं निकृष्ट शासनों की भी क्रांतियों से रक्षा के उपायों पर विचार किया है, जो नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। इस प्रकार वह कुशासन को स्थायित्व देने वाला दिख पड़ता है, किंतु अरस्तु के समर्थन में यह कहा जाता है कि उसने क्रांतियों की समस्या पर एक राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में विचार किया है और अपने इस अध्ययन में उसमें राजनीति के मूल्यों को एक दूसरे से अलग अलग कर दिया है। इस तरह से हमने देखा, आज के वीडियो में हमने अरस्तु के द्वारा क्रांति कैसे होती है, क्या उसके कारण, निवारण और अलग अलग शासन तंत्र में किस तरह से ये काम करते हैं, उसको इसमें बताने का प्रयास किया है। आज के वीडियो में हम अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अरस्तु के और विचारों को लेंगे। थैंक यू।